हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी बच्चे? ऑल गुड। चलिए, तो बच्चे आज हमारी इस 15 मिनट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ एयर मास क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास क्लासिफिकेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्या नाम है बच्चे? एयर मास क्लासिफिकेशन। एयर मास क्लासिफिकेशन। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था 15 मिनट सीरीज में, वो था कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए एयर मास क्लासिफिकेशन। सर सबसे पहले, ये एयर मास क्लासिफिकेशन का रोल क्यों आता है? ठीक है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, जस्ट नोट इट डाउन। रोल कम्स, इसकी जरूरत कब पड़ती है सर? व्हेन व्हेन वी स्टडी रेनफॉल, वी स्टडी रेनफॉल, वी स्टडी रेनफॉल ऑन हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, जब हम बहुत ऊंचाई पर रेनफॉल को देखते हैं या रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, वहां पर हमें एयर मास क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए बच्चे, समझ में आ गया? रोल कम्स व्हेन वी स्टडी रेनफॉल एट हायर एल्टीट्यूड या फिर ऑन हायर एल्टीट्यूड। इतना क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको ये पता चल गया कि सर एयर मास क्लासिफिकेशन हम पढ़ते थे। ओके, अब समझो एयर मास होता क्या है। व्हाट इज एयर मास सर? व्हाट इज एयर मास? ध्यान से समझना, एयर मास होता है सर होमोजेनिटी इन द एयर। ठीक है, होमोजेनिटी इन द एयर। क्या होता है बच्चे? होमोजेनिटी इन द एयर। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब बच्चे समानता, एक जैसा। ठीक है, इसके लिए और आप एक एक्यूरेट वर्ड क्या यूज कर सकते हो? समानता या एक जैसा। ठीक है, एक जैसा, होमोजेनिटी इन द एयर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ जी, एयर मास मतलब बच्चे होमोजेनिटी इन द एयर। अब एयर मास आपका डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट। लेकिन सर कैसे, हाउ? डिफरेंट इन व्हाट टर्म्स? बच्चे इट कैन बी डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। यस, राइट सर। प्रेशर, बिल्कुल सही सर। ह्यूमिडिटी, अब जिस भी बच्चे को ह्यूमिडिटी का मतलब नहीं पता, इसका मतलब आपने की है पैराशूट लैंडिंग और क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास अच्छे तरीके से नहीं देखी। ठीक है, यस, चलो। तो सर एयर मास मतलब होमोजेनिटी इन दी एयर। इट कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट इन व्हाट टर्म्स सर? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर या फिर ह्यूमिडिटी। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर ह्यूमिडिटी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहां पर नोट करेंगे। ठीक है, तो एयर मास क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा उसका रोल, दूसरा हमने जाना एयर मास के बारे में। पॉइंट नंबर 3, ध्यान से समझना। सर जो हमारी हवा ईस्ट से चल रही है, उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चे? ईस्टर्ली, राइट। और जब ईस्टर्ली विंड को मैं आपको पोल्स पे पढ़ाता हूं, तो उसे बच्चे हम नाम देते हैं पोलर ईस्टर्ली। ठीक है, पोलर ईस्टर्ली। मुझे एक बात बताओ, यहां पर हवा ठंडी होगी या फिर गर्म होगी? सर यहां पर जो हवा है वो गर्म होगी, कोल्ड, सॉरी ठंडी होगी, राइट। यहां पर जो हवा है इट विल बी कोल्ड। कैसी होगी सर? ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि सर पोल्स पे है। सर ठंडी क्यों है? बिकॉज पोल्स पे जो आपका टेम्परेचर है वो, पोल्स पे बच्चे जो आपका टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, राइट। पोल्स पे आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर एंड अदर लैटिट्यूड्स, राइट। सर कोल्ड होगी, बिल्कुल सही।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या एयर मास को टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। यानी कि अगर हवा कोल्ड है तो जो एयर मास है वो भी कोल्ड हो जाएगी। यस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको एक बार बैक करना है, वापस से देखने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। एयर मास मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की वजह से भी ये चेंज हो सकता है। तो सर ईस्टर्ली विंड जो ईस्ट से चल रही है तो उसका नाम दे दिया ईस्टर्ली। सर पोल्स पे पड़ रहे हैं तो पोलर ईस्टर्ली। अब सर पोल्स पर जो है हवा ठंडी है, कोल्ड है, तो एयर मास भी इफेक्ट होगा, राइट? एयर मास कैसा हो जाएगा बच्चे? कोल्ड एयर मास। सर कोल्ड क्यों है हवा, वहां पे ठंडी क्यों है पोल्स पे? टेम्परेचर कम है, ठीक है, इंसोलेशन नहीं है। अब सर इंसोलेशन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसीलिए आप मुझसे इंसोलेशन का सवाल पूछ रहे हैं। इतना हो गया। यस। बट जो आपकी वेस्टर्ली विंड है, ठीक है, जो बच्चे आपकी वेस्टर्ली विंड है वो कैसी होगी? वार्म होगी सर। यस। जो आपकी वेस्टर्ली विंड है वो कैसी होगी सर? वार्म होगी, राइट? कैसी होगी बच्चे? वार्म होगी। यस। बताइए, वो कैसी होगी? वार्म होगी। अब यहां पर आपको यहां पर आपको ग्लोबल विंड पैटर्न वाला डायग्राम याद आना चाहिए, ठीक है? ग्लोबल विंड पैटर्न का डायग्राम अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा। तो बेहतर क्या है सर कि इस पॉइंट को आप चुपचाप अभी के लिए याद कर लो और वापस से जाकर ग्लोबल विंड पैटर्न वाला लेक्चर देखिए, क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। वहां पर मैंने आपको एक पैटर्न समझाया, ठीक है? उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये वाला पॉइंट स्पेसिफिक। ठीक है बच्चे, चलिए, ठीक है, अब ध्यान से समझना। ईस्ट से आ रही है सर तो ईस्टर्ली, ईस्ट से आ रही है सर तो ईस्टर्ली, ठीक है सर। और वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली, वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली। यस। वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली। अब ध्यान से समझो, एक है सर आपकी कोल्ड एयर और एक है बच्चे आपकी वार्म एयर, ठीक है? जब ये टकराएंगी तो हवा उठेगी, एयर विल राइज, एयर विल राइज। बताइए, हवा उठेगी? बिल्कुल सही। कौन सी उठेगी सर? वार्म एयर। कौन सी उठेगी बच्चे? वार्म एयर उठेगी। मुझे एक बात बताना, जब आपकी हवा उठती है तभी तो रेनफॉल की कंडीशन बनती है, बताइए। यस। जब हवा उठती है तभी तो रेनफॉल की कंडीशन बनती है, बिल्कुल सही सर, ठीक है, तभी रेनफॉल की कंडीशन बनती है। अब ध्यान से समझना, ठीक है? ये हो गया बच्चे आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जहां पर हवा आपकी उठ रही है, ओके। कौन सी हवा सर? गर्म हवा। गर्म कौन सी है सर? वेस्टर्ली वाली, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, इस पॉइंट को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली बच्चे मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की, स्पेसिफिकली बच्चे मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की, ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर से भी हवा आ रही है सर, ठीक है सर, हवा आ रही है, मान लिया, ओके। सर इधर से भी हवा आ रही है, ठीक है, इधर से भी हवा आ रही है। सर ये हो गई हमारी वार्म एयर, ये हो गई सर हमारी कोल्ड एयर, ठीक है, ये हो गई सर हमारी कोल्ड एयर। अब ये टकराएंगी, भाई हवा आ रही है तो कभी ना कभी तो टकराएगी। होगा क्या? आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन किस तरीके की कंडीशन बनेगी? ये जो वार्म वाली एयर है ये धीरे धीरे ऊपर उठेगी, कुछ इस तरीके से, धीरे धीरे बच्चे ये ऊपर की तरफ उठेगी,
लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। यहां पर मैं वॉयलेट से बना लेता हूं, चलो। क्या आपको, क्या बच्चे आपको ये डायग्राम दिख रहा है? बताइए, क्या बच्चे आपको ये डायग्राम दिख रहा है? बताओ, क्या ये स्लोप दिख रहा है आपको कि हवा किस तरीके से ऊपर उठ रही है? अब जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी, एयर विल राइज। इसका कनेक्शन अगर मैंने आपको रेनफॉल से बताया, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सर क्लाउड्स बनेंगे। तो यहां पर भी बच्चे किसका फॉर्मेशन होगा? क्लाउड्स का, क्लाउड्स का, क्लाउड्स का एंड क्लाउड्स का। इस तरीके से लेयर बाय लेयर आपका फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है, लेयर बाय लेयर ये आपका फॉर्मेशन होता रहेगा। अब मुझको एक बात बताओ, ये आपकी वार्म एयर है, ये आपकी कोल्ड एयर है, इनका आगे वाला भाग टकरा रहा है, तो इस आगे वाले भाग को हम और क्या कह सकते हैं बच्चे? फ्रंट कह सकते हैं। फ्रंट पोर्शन टकरा रहा है दोनों एयर का, देखो, फ्रंट पोर्शन, फ्रंट पोर्शन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया इतना? चलो, फिर जब ये फ्रंट पोर्शन टकरा रहे हैं तो इनकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाउड फॉर्मेशन। इनकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे? क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है सर, समझ में आ गया। मुझको एक बात बताओ, जो फ्रंट है, ठीक है, सपोज ये आगे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा जो टकरा रहा है, तो उसमें से प्रबल कौन है, शक्तिशाली कौन है? सर वार्म फ्रंट। कौन सा फ्रंट? वार्म फ्रंट, राइट। यानी कि जो आपकी वार्म एयर है वो एक्टिव है, तभी तो ऊपर उठ गई, तभी तो ऊपर उठ गई। भाई एक्टिव ही नहीं होती तो ऊपर कैसे उठती? यस, समझ में आया? अब ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर 5 के अंदर ही मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर ही मैं आपको लिखवा रहा हूं, सर इधर से आ रही है वार्म एयर, इधर से आ रही है कोल्ड एयर, ठीक है, इधर से आ रही है कोल्ड एयर। ये है सर वार्म एयर, ये है सर कोल्ड एयर, ठीक है, ये है सर कोल्ड एयर। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, किसके डर से, किसके डर से आपकी वार्म एयर ऊपर उठ रही है? किसके डर से आपकी वार्म एयर ऊपर उठ रही है? सर कोल्ड के डर से, है ना। अरे ये देखो, ये वार्म एयर आ रही है, कोल्ड एयर आ रही है, तो कोलिजन के बाद वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। इसका मतलब कि जो आपकी कोल्ड एयर है, उसका स्वभाव कैसा है? डोमिनेटिंग, डोमिनेट कर रही है कि नहीं तुम ऊपर उठो, मैं तो जहां हूं वहीं रहूंगी या रहूंगा, ठीक है, डोमिनेटिंग। इसका मतलब बच्चे कोल्ड एयर तो फ्रंट कैसा होगा? कोल्ड फ्रंट। फ्रंट कैसा होगा? कोल्ड फ्रंट। यानी कि कोल्ड एयर एक्टिव है, कोल्ड एयर एक्टिव है, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पे दो केसेस बताए, एक केस में क्या हो रहा है, वार्म एयर एक्टिव है। तो किस तरीके के क्लाउड आपको देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके के क्लाउड बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं? स्ट्रेटस, लेयर वाले। लेयर के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चे? स्ट्रेटस, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लेयर वाइज बन रहे हैं, तो लेयर के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चे? स्ट्रेटस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटस वर्ड हम यूज करते हैं। समझ में आया? बताओ, स्ट्रेटस वर्ड बच्चे हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है? कोल्ड फ्रंट आपका एक्टिव है, ठीक है, कोल्ड एयर आपकी एक्टिव है। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, यहां पर जो वार्म एयर है इसके पास अच्छा खासा मॉइस्चर भी है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन मैं आपको क्यों बार बार पढ़ा रहा हूं? बिकॉज यहां से जब स्टेटमेंट में सवाल आएगा, यहां से बच्चे जब स्टेटमेंट में सवाल आएगा, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है। यहां पर याद रखना, मॉइस्चर है, यहां पर उतना मॉइस्चर नहीं। तो जब कोल्ड एयर आपकी डोमिनेट कर रही है, तो हवा किस तरीके से उठेगी? हवा इस तरीके से उठेगी, ऐसे, ठीक है। और जब इस तरीके से उठेगी तो क्लाउड किस तरीके का बनाएगी?
बच्चे क्लाउड बनाएगी कुछ इस तरीके का, ठीक है, कपास जैसा, कॉटन जैसा। तो कॉटन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? कॉटन के लिए बच्चे हम वर्ड क्या यूज करते हैं? क्यूमुलो। कॉटन के लिए बच्चे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्यूमुलो। यस। अच्छा, कोल्ड फ्रंट है, यानी कि सर रेनफॉल भी ज्यादा होगी, हैवी रेनफॉल। कोल्ड फ्रंट है तो हैवी रेनफॉल होगी, बारिश ज्यादा होगी, हैवी रेनफॉल, हैवी रेन। तो रेनफॉल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चे? निम्बस। निम्बस। ठीक है। अब सर इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? ये तो बड़ा हमने, है ना, बड़ा ही घालमेल हो गया सब कुछ, ऐसा लग रहा है, लगना भी चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स में, होमवर्क। ठीक है, आंसर चाहिए मुझे कमेंट्स में, आंसर चाहिए बच्चे मुझे कमेंट्स में। ठीक है, मुझे एक बात बताना, जब भी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनेगा, जब भी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनेगा, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या क्या होगी? यहां पर जो फ्रंट होगा, यहां पर बच्चे जो फ्रंट होगा वो कैसा होगा? फ्रंट कैसा होगा? कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट। थोड़ा सा आप सोच के देखो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होगा एयर मास क्लासिफिकेशन का, तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन कितना कठिन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कितना कठिन है, एक बार सोच के देखिएगा। ठीक है, एक बार बच्चे सोच कर देखिएगा। ओके, चलो, मुझे बच्चे आप बताएंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस में आपको किस प्रकार की रेनफॉल देखने को मिलती है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप मुझे बता दोगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस में आपको किस तरीके की रेनफॉल देखने को मिलती है? रेनफॉल, ठीक है, किस तरीके की बच्चे आपको रेनफॉल देखने को मिलती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस? फ्रंटल या फिर ओरोग्राफिक, बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। चलो, ये दो क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत है। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, 6 के 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 6 के 6 पॉइंट बच्चे आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे, नॉर्थ इंडिया में बच्चे अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं? सर, किस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है वो लेयर वाइज, ठीक है, क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन है वो लेयर वाइज है, वाइज है, लेयर वाइज। ठीक है, वहीं पर, वहीं पर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, जब कोल्ड एयर आपकी डोमिनेट कर रही है और कोल्ड फ्रंट वाला केस बन रहा है जहां पर कोल्ड एयर एक्टिव है, तो हैवी रेनफॉल तो देखने को मिल ही रही है, साथ में कपास जैसा आपको बादल देखने का मिल रहा है। ठीक है, कपास जैसा आपको बादल देखने को मिल रहा है। तो कपास के लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे? क्यूमुलो। एंड बारिश हो रही है तो वर्ड आप क्या यूज करोगे? निम्बस। तो कौन सा क्लाउड आपको देखने को मिल रहा है? क्यूमुलो निम्बस। कब? जब सर हमारा कोल्ड फ्रंट है, जब सर कोल्ड एयर एक्टिव है, जब सर हैवी रेनफॉल हो रही है। वहीं पर सर लेयर वाइज कब देखने को मिल रहा है? सर जब हमारा वार्म फ्रंट है, वार्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ड्यू टू, क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी है, याद रखना, मॉइस्चर वाला कंसेप्ट मत जाना, मॉइस्चर भी है उसको भी याद रखना। ठीक है, वार्म एयर एक्टिव है सर तो लेयर वाइज, कूल्ड एयर एक्टिव है सर तो क्यूमुलो निम्बस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताइए सर, क्लियर है इतना? चलो, तो यही था सर आपका कंसेप्ट ऑफ एयर मास क्लासिफिकेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 1, सर इसका रोल कब आता है। पॉइंट नंबर 2, सर ये एयर मास किस किस फैक्टर के ऊपर वेरी कर सकता है। फिर तीसरा पॉइंट आपको उससे रिलेट करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बच्चे आपको उससे रिलेट करना है, पोलर ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली वाला, कि सर कहाँ पे कोल्ड होगा, कहाँ पे वार्म होगा। पॉइंट नंबर 4 की सर हवा उठेगी तभी क्लाउड्स बनेंगे, तभी बारिश होगी। हवा दो केस में ऊपर उठ रही है, दो तरीके से ऊपर उठ रही है। तो जब दो तरीके से ऊपर उठ रही है तो उतने प्रकार की वर्षा, उतने प्रकार के क्लाउड बनेंगे। जितने तरीके से हवा उठेगी उतने प्रकार के क्लाउड बनेंगे, जितने तरीके से हवा उठेगी उतने प्रकार के क्लाउड बनेंगे। हवा धीरे धीरे आराम से उठ रही है, ठीक है, तो कैसा सर? स्ट्रेटस वाला क्लाउड बन रहा है, लेयर वाइज। अगर बारिश हो रही है तो, बारिश हो रही है तो लगा लेना भाई, जो भी वर्ड मैंने आपको बताया है। ठीक है,
क्लास देख लो जाके प्लीज, क्लाइमेटोलॉजी की क्लास देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर, जब आपकी वार्म एयर एक झटके से ऊपर उठ रही है, जहां पर कोल्ड एयर एक्टिव है कोल्ड फ्रंट की वजह से, वार्म एयर में मॉइस्चर थोड़ा सा कम है, वहां पर आपको अलग टाइप का क्लाउड देखने को मिलता है, क्यूमुलोनिम्बस। तो कल को स्टेटमेंट में, कि स्टेटमेंट वो ये भी दे सकता है, ठीक है, कि क्लाउड फॉर्मेशन, इस स्टेटमेंट को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कि सर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेज ऑफ एयर राइजिंग, ठीक है, या एयर अपलिफ्टमेंट, थोड़ा सा अगर उसको अच्छा खासा वर्ड यूज करना हो तो ऐसे यूज कर देगा, एयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है, एयर अपलिफ्टमेंट। ओके, एयर जब आपकी ऊपर उठती है, एयर बच्चे जब आपकी ऊपर उठती है उसे आप विंड नहीं कन्वेक्शन कहते हो, यानी कि एयर की जब मूवमेंट आपकी वर्टिकल होगी, वर्टिकली, वर्टिकली यानी ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसको आप क्या कहोगे, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। जब ये मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होगी, जब ये मूवमेंट आपकी हॉरिजॉन्टली होगी तो उसे आप क्या कहोगे, विंड। हॉरिजॉन्टली मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। सर, जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करें, क्लासेस स्टैटिक जीके वाली भी देख लेना, क्लाइमेटोलॉजी की देखो, लिथोस्फीयर की देखो, बाकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, कल ओशियनोग्राफी की अपलोड करवा दूंगा, अलॉन्ग विद दैट हैंडआउट्स कल आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हैंडआउट्स, प्लस प्लस प्लस। जिस बच्चे को थोड़ा सा अपना स्कोर और बूस्ट करना है, ये 15 मिनट सीरीज जरूर से देखना, 15 मिनट सीरीज जरूर से देखना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस 15 मिनट सीरीज के अंदर आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हैंडआउट्स कहाँ मिलेंगे सर, ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ मेजर जनरल यश सर, ठीक है, मेजर जनरल यशमोर सर, इनके टेलीग्राम चैनल पे बच्चे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। चलिए, तो 15 मिनट सीरीज को यहां पर खत्म करते हैं। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ एयर मास क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं, 6 के 6 पॉइंट्स रट लेना। वैसे तो समझ गए होगे, नहीं भी समझ में आया तो एक बार अपने दिमाग में प्लीज बैठा लेना, ताकि एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन हो जाए, फिर बाद में हम आराम से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। वैसे मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 प्लीज याद रखना, एक एक पॉइंट जो लिखवाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट 15 मिनट सीरीज के अंदर, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।